स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम बात करेंगे कंपोजिशन एंड पावर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड और एक क्वेश्चन जो छोटा सा कुछ लगा क्वेश्चन आता है, इज पार्लियामेंट ए सॉवरेन बॉडी? तो विल कंसंट्रेट ऑन दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। वी नो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में दो सदन हैं। एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरा है हाउस ऑफ कॉमन्स। और तीसरा अंग जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और कॉमन्स के साथ जो जुड़ा हुआ है वो हिज हाइनेस किंग और क्वीन। तो हम पार्लियामेंट की इन दो सदनों पर जो है अपनी दृष्टि केंद्रित रखेंगे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये उच्च सदन है, द्वितीय सदन है, और यह अप्रत्यक्ष सदन है। यह इसमें बहुत सारे जो मेंबर्स हैं इनका कैरेक्टर जो है जो वह प्रजातांत्रिक, प्रतिनिधात्मक नहीं कह सकते। दूसरा सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स, जो प्योरली जो है वह इलेक्टेड मेंबर से बना हुआ है। सबसे पहले हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स को देखें। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की वर्तमान में जो जो संख्या है वो लगभग 797 सदस्यों की है। इसमें कई प्रकार के सदस्य हैं। 92 सदस्य वो हैं जो वंशानुगत हैं, जो जो पुराने ज़माने से जो आनुवांशिक रूप से जो है वहाँ चलते आ रहे थे, उनकी संख्या जो है वो घटा करके जो है वो कम कर दी गई जो है 1999 में, और ये 92 रह गई। इसके अलावा दूसरा जो कैटेगरी है वह है स्पिरिचुअल पीयर्स। कुल संख्या जो है वो 26 है। इसके अलावा जो उसमें सदस्य हैं वो सभी के सभी जो है वह मनोनीत सदस्य हैं सरकार के द्वारा, जिनको लाइफ टाइम के लिए मनोनीत किया जाता है। इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, ज़्यादातर वही लोग हैं। 2005 से पहले जब सुप्रीम कोर्ट नहीं बना था तो 9 न्यायिक लॉर्ड भी इसके सदस्य हुआ करते थे, लेकिन अब न्यायपालिका को अलग कर देने से ये न्यायिक लॉर्ड जो है इसमें से समाप्त हो गए। तो कुल मिलाकर का हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कैरेक्टर देखेंगे, जिसमें या तो आनुवांशिक हैं या धर्माधिकारी हैं, जो किसी जो है चर्च के बिशप, चर्च के अन्य अधिकारी होने के नाते जो है सदस्य बनाए जाते हैं, या फिर मनोनीत सदस्य। इसमें इलेक्टेड सदस्य की कोई व्यवस्था नहीं, और इसीलिए ये सदन का कोई कार्यकाल नहीं है। ये लगातार जो है अपनी अस्तित्व को बनाए रखता है, लगातार बना रहता है। दूसरा जो है वह है हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसमें 650 सदस्य हैं, और ये 650 सदस्य पूरे देश को 650 टुकड़ों में बांट करके प्रत्येक क्षेत्र से क्षेत्रीय चुनाव के आधार पर जो है इनका इलेक्शन होता है, और ये मिल करके जो है इस सदन का निर्माण करते हैं। ये देश का प्रथम सदन है और देश का निम्न सदन। तो इस प्रकार पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन या कंपोजिशन किस प्रकार से हो रहा है? दो सदन है, एक निम्न सदन प्रथम सदन है जो जनता के द्वारा चुना गया है, और एक उच्च सदन है और द्वितीय सदन है जिसका निर्णय जनता ने नहीं लिया है, बल्कि जो है इसमें डिफरेंट तरीके से चुने हुए सदस्य हैं। दूसरा एस्पेक्ट है कि इसके पास क्या अधिकार है। 3 प्रकार के अधिकार की हम चर्चा करते हैं। पहला है जो है लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायी शक्ति। पार्लियामेंट के पास कानून बनाने की असीमित शक्तियाँ हैं। असीमित शक्तियाँ कहने का अर्थ है कि यहाँ पर लिखित संविधान नहीं है, इसलिए विषयों को लिपिबद्ध नहीं किया गया। दूसरी बात यहाँ पर एकात्मक व्यवस्था है, इसलिए यहाँ एकात्मक व्यवस्था होने के कारण विषयों का विभाजन भी नहीं है। विषयों का विभाजन नहीं है, विषयों का लिपिबद्ध है नहीं किया गया है, तो इसका मतलब जितने भी विषय हो सकते हैं कल्पना में, उन सभी विषयों पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार यहाँ की विधायिका को है। विधायिका जो दोनों सदनों और सम्राट से मिलकर के बनती है।
तो विधान निर्माण की प्रक्रिया क्या है? जब भी कोई विधान निर्माण की आवश्यकता पड़ती है तो सामान्य विधान निर्माण के संदर्भ में ये व्यवस्था है कि किसी भी सदन में जो है विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक प्रस्तुत करने के पश्चात जो है उस पर 3 वाचन होते हैं। 3 रीडिंग्स आर अरेंज्ड ऑन द बिल, और इस बीच में वो एक बार समिति के सदस्यों के पास भी भेजी जाती है। समिति के सदस्य जो है अपने रिकमेंडेशन के साथ जो है पुनः इसमें लौटते हैं और उस पर चर्चा होती है। 3 वाचन के पश्चात सदन में उस बिल पर मत विभाजन होता है। मत विभाजन के पश्चात वह जो है यदि बहुमत उसके पक्ष में है तो वह बिल पारित मान लिया जाता है और उस पर हस्ताक्षर के बाद जो है वो दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भी वह बिल उसी प्रक्रिया से गुजरता है, और यदि वह उसी प्रक्रिया से गुजरकर पारित होकर सम्राट के पास चला जाता है तो सम्राट जो है, जैसा कि हम जानते हैं 1707 के बाद से सम्राट ने किसी भी बिल को ऑब्जेक्ट नहीं किया, इसलिए उस पर एक औपचारिक अधिकार है तो उस पर सिग्नेचर होते हैं, और सिग्नेचर होने के बाद जो है वो कानून का रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो जानना है वो ये है कि क्या इस विधि निर्माण की प्रक्रिया में दोनों सदनों को समान अधिकार है? तो ऐसा नहीं। 1911-1949 के अधिनियम के बाद दोनों सदनों की शक्तियों में भिन्नता आ गई है। सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया में भी वरीयता जो है वह लोक सदन को, हाउस ऑफ कॉमन्स को दी गई है। अर्थ क्या है? यदि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में या उच्च सदन में कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, पारित होता है, लोक सदन में आता है और उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है, उस पर दोबारा चर्चा नहीं होती। लेकिन यदि हाउस ऑफ कॉमन्स यानी निम्न सदन के द्वारा कोई विधेयक लाया जाता है, बहुमत से पारित करके उसे जो है उच्च सदन में भेजा जाता है, तो स्थिति वैसी नहीं। यदि एक बार पारित किया जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा रद्द कर दिया जाता है और दूसरे सेशन में फिर से दोबारा उसी रूप में पारित करके फिर से भेजा जाता है और फिर से रिजेक्ट कर दिया जाता है, तब निम्न सदन को यह अधिकार है कि वो रिकमेंड करे कि वो इसी रूप में उसे पारित मानते हुए जो है सम्राट के समक्ष, राष्ट्राध्यक्ष के समय उसे प्रस्तुत करके हस्ताक्षर करने के लिए आग्रह करे और जो है उसे कानून का दर्जा प्राप्त हो जाता है। तो इसमें इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि 2 लगातार सेशन में यदि एक बिल को हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा पारित किया जाता है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा उससे सहमति नहीं मिलती तो भी वह पारित मान लिया जाएगा, और 2 सत्रों के बीच अंतराल कितना होता है? 1 वर्ष का। कहने का मतलब है कि सामान्य नियम निर्माण में भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास केवल उस बिल को 1 वर्ष तक विलंब करने का अधिकार है, उसे रद्द करने का अधिकार नहीं है। यदि वास्तविक दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य नियम निर्माण में भी वरीयता जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स के पास है। ठीक उसी तरह से यदि कोई संशोधन आता है, हम सभी जानते हैं कि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, इसलिए वहाँ पर कोई पहले से लिपिबद्ध व्यवस्था नहीं है, जो है लिपिबद्ध जो है संविधान के प्रावधान नहीं है, तो संशोधन जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन पूर्व नियमों में, अधिनियमों में यदि संशोधन प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें भी ऐसी ही प्रक्रिया, जो सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, वही प्रक्रिया के माध्यम से उसमें संशोधन किए जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण एरिया है वित्त अधिकार, फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स में क्या स्थिति है? फाइनेंशियल पावर में तो क्लियर कट तरीके से हाउस ऑफ कॉमन्स को जो है वरीयता दी गई है। पहली चीज़, यदि वित्त विधेयक है तो उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता। वित्त विधेयक या फाइनेंशियल बिल केवल और केवल निम्न सदन में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, और यदि इस बात का कि कहीं आशंका हो
कहीं कोई विवाद हो कि कोई बिल वित्त विधेयक है या वित्त विधेयक नहीं है, तो इसका निर्णय भी निम्न सदन के अध्यक्ष, जिसके स्पीकर कहते हैं, उसके द्वारा लिया जाता है और उसके द्वारा निर्णय लिया गया जो है वो अंतिम निर्णय होता है, उस पर कोई सुनवाई करेगी। उन्होंने यदि हस्ताक्षर कर दिया कि अमुक विधेयक वित्त विधेयक है, तो उसे वित्त विधेयक ही समझा जाएगा। और वित्त विधेयक प्रस्तुत करने के पश्चात यदि पारित हो जाता है निम्न सदन से, तो उसे उच्च सदन में भेजा जाता है। उच्च सदन से ये अपेक्षा की जाती है कि वो 30 दिन के भीतर अपने रिकमेंडेशंस, अपने विचार के साथ उस विधेयक को वापस लौटा दे। यदि इसमें कोई संशोधन किया है तो उसे सहमत या असहमत होने का अधिकार पुनः फिर जो है वो निम्न सदन को होता है। यदि निम्न सदन उससे सहमत है तो ठीक है, और अगर असहमत है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन 30 दिन के बाद भी यदि वो विधेयक लौटाया नहीं जाता तो उसे उसी रूप में पारित मान लिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो विलंब का अधिकार सामान्य विधेयक के संदर्भ में 1 वर्ष है, वो वित्त विधेयक में घट करके 1 महीने रह जाता है, 30 दिन रह जाता है। 30 दिन में उसे लौटाना होता है। यदि उसने कोई बदलाव का प्रस्ताव रखा है तो उसे मानना या ना मानना निम्न सदन का कार्य है, और यदि नहीं लौटाया जाता तो उसी रूप में पारित मान लिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि निम्न सदन को वित्त विधेयक के संदर्भ में निर्णायक अधिकार है और उच्च सदन की भूमिका अत्यंत जो है वो कमज़ोर है। तीसरा जो है वो कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण के 2 साधन हैं। कार्यपालिका के सदस्य चूँकि विधायिका के सदस्य होते हैं, इसलिए विधायिका में उपस्थित रहते हैं। विधायिका में उपस्थित होने की वजह से विधायिका के सदस्यों को यह अधिकार है, पार्लियामेंट के दोनों सदन के सदस्यों का अधिकार है कि वो मंत्रिमंडल के सदस्यों से प्रश्न पूछें, पूरक प्रश्न पूछें, और ये मंत्रियों का दायित्व है कि वह उनके प्रश्नों का उत्तर दें। इस तरह से प्रश्न पूछ करके, पूरक प्रश्न पूछ करके, आलोचनाएं करके, सरकार की नीतियों की आलोचनाएं करके जो है सरकार पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है। दिस इज़ वन वे, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका जो है वो है कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को अपदस्थ कर दिया जाए। लेकिन ये अधिकार केवल और केवल निम्न सदन के पास है, चूँकि कार्यपालिका बनती ही निम्न सदन से है। निम्न सदन के व्यक्ति ही प्रधानमंत्री होते हैं, अधिकतर निम्न सदन के व्यक्ति ही मंत्री होते हैं, और ये मंत्रिमंडल पूरा निम्न सदन के बहुमत के विश्वास पर ही टिका होता है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाने, पारित करने और उसके द्वारा सरकार को गिराने का, सरकार को समाप्त करने का, अपदस्थ करने का अधिकार केवल और केवल जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स के पास है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास केवल इतना अधिकार है कि वो सरकार के मंत्रियों से प्रश्न पूछ करके, उसकी आलोचना करके, चुना करके सरकार को सीधे रास्ते पर रखने का प्रयास करे, जो एक औपचारिक अधिकार है। तो इस तरह से पार्लियामेंट के पास तो व्यापक अधिकार है, लेकिन पार्लियामेंट के दोनों सदनों की तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि तीनों ही संदर्भ में, चाहे वो सामान्य कानून का निर्माण हो और सामान्य कानून के साथ संशोधन हो, या वित्त व्यवस्था हो, या सरकार पर नियंत्रण हो, तीनों ही संदर्भ में निम्न सदन या प्रथम सदन की भूमिका अत्यंत जो है शक्तिशाली है, अत्यंत प्रभावी है। वहीं दूसरी ओर जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की स्थिति है वो बहुत ही कमज़ोर दिखाई देती है, बहुत ही कमज़ोर जो है वो साबित होती है। तो अब ये एक छोटा सा प्रश्न जो है कि क्या पार्लियामेंट एक संप्रभु संस्था है? इज पार्लियामेंट ए सॉवरेन बॉडी? लीगली स्पीकिंग, वैधानिक रूप से दृष्टि डालेंगे तो पार्लियामेंट ए सॉवरेन बॉडी। इसके 2 कारण। पहला
कि देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लिखित संविधान नहीं है, इसलिए सारी शक्तियाँ कहाँ हैं, जो है वो पार्लियामेंट में। जहाँ कहीं संविधान होता है तो अंतिम सत्ता किसके पास होती है, संविधान के। और जितने भी बॉडीज़ होते हैं उस देश में, जितनी भी संस्थाएं होती हैं, वो अपनी शक्तियाँ जो है संविधान से ग्रहण करती हैं, इसलिए संविधान सर्वोच्च होता है। परंतु यहाँ पर लिखित संविधान नहीं है, कोई संविधान नहीं है, इसलिए सारी शक्तियाँ जो है सम्राट से निकल करके कहाँ आ गई हैं, वो पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम। इस आसमान के नीचे जितने प्रकार की ताकत हो सकती है सभी जो है पार्लियामेंट के पास है। दूसरी बात, जब लिखित संविधान नहीं है तो उसको अपहोल्ड करने के लिए या उसके उसके पवित्रता की रक्षा करने के लिए, उसकी गरिमा की रक्षा करने के लिए कोई और संस्था नहीं। जैसा कि अन्य देशों में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका को यह दायित्व दिया जाता है, यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए ऐसा कोई दायित्व सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून पर कोई नियंत्रण नहीं, उसकी कोई समीक्षा नहीं है, उसको कहीं भी रद्द नहीं किया जा सकता। जिस रूप में उसे बनाया गया है उसी रूप में इसे जो है लोगों को मानना होगा। तो लीगली स्पीकिंग, absence of constitution and absence of any body which can declare laws of the parliament illegal or unconstitutional. The absence of these two bodies actually make the parliament a body which you can call legally a sovereign body. इसके ऊपर कोई संस्था नहीं। लेकिन क्या ये वास्तव में ऐसा काम कर सकती है जो उसे नहीं करना चाहिए या जो जनता विरोधी है? ऐसा सॉवरेंटी पर जो अन्य प्रकार के जो मर्यादाएं होती हैं, जो नियंत्रण होते हैं, जिसे हम कहते हैं पब्लिक ओपिनियन, वहाँ पब्लिक ओपिनियन के विरुद्ध कोई भी कानून जो है वो वहाँ के पार्लियामेंट नहीं बना सकती। विद्रोह की जहाँ संभावना होगी वो नहीं बना सकती। जैसे पब्लिक मोरालिटी, क्या उसे करना चाहिए, क्या उसे नहीं करना चाहिए, क्या लोगों को मान्य होगा, क्या लोगों को मान्य होगा, ये जो पब्लिक मोरालिटी है, इंटरनेशनल मोरालिटी है, उसके विरुद्ध जाकर के सरकार कोई कानून नहीं बनाती। तो दीज आर द अनरिटन लॉज विच act as a restraint on the sovereignty of parliament. But legally speaking, there is no body which controls the parliament. Legally speaking, yes, it is a sovereign body. Thank you. आज इतना ही।